नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी है। स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और फिर उसके बाद अपनी प्यारी सी क्लास संविधान को शुरू करते हैं। और हम लोगों ने संविधान में पढ़ना शुरू किया था मूल अधिकार, भाग 3 हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। कौन? भाग 3, मूल अधिकार। मूल अधिकार, अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मूल अधिकार में हम लोग किसको पढ़ रहे थे? समानता का अधिकार। किसका? समानता का अधिकार पढ़ रहे थे। समानता, समानता का अधिकार पढ़ रहे थे। अधिकार, समानता का अधिकार में हम लोगों ने आर्टिकल कौन कौन देख लिया था? आर्टिकल जो था, आर्टिकल हम लोगों ने 14 को देखा, 15 को देखा। फिर उसके बाद अब किसको देखेंगे? फिर उसके बाद हम किसको आज आज पढ़ने वाले हैं? हम लोग आज अपने पढ़ने वाले हैं इसमें जो आर्टिकल दे देता है। इसमें आर्टिकल कितने आते हैं? 14 से लेकर के 18 तक रहते तक, ठीक है। और हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं अपना अनुच्छेद, अनुच्छेद किसको पढ़ेंगे? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुच्छेद 16 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 करता है सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समता। अवसर की, सार्वजनिक नियोजन में जो है सार्वजनिक, सार्वजनिक नियोजन में, नियोजन में, नियोजन में अवसर, अवसर की समता, समता, समानता होगी। अवसर की समानता, अवसर की समता होती, अवसर की समता होती है। समता, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक नियोजन में अवसर की क्षमता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। समता का मतलब है कि हमें एक बराबर अवसर मिलना चाहिए। कोई भी सरकारी नौकरी हो या कोई भी जो है जो ट्रेंड आता है, कोई भी योजनाएं आती हैं सरकार की तरफ से, कोई भी भर्तियां आती हैं, तो उसमें उसमें हम सभी का भागीदारी समान होना चाहिए योग्यता के हमारे हिसाब से, ठीक है। योग्यता अगर हमारी है, अगर वैसे आया है 10, जो कहता है ना कि 10 पास वाले कोई भी हो, ये इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, ठीक है, योग्य है। तो ऐसे लिए, ऐसी के लिए हमारा समता होनी चाहिए सार्वजनिक नियोजन में, यही कह रहा है सिंपल भाषा में, ठीक है। फिर उसके बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद इसमें आया, अनुच्छेद, अनुच्छेद 16 फर्स्ट क्या कहता है? अनुच्छेद 16 फर्स्ट ये कहता है कि राज्य के अधीन आने वाली सभी सार्वजनिक सेवाएं, राज्य के अधीन, अधीन आने वाली, आने वाली सभी सार्वजनिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं, सार्वजनिक, सभी सार्वजनिक सेवाओं में, सभी सार्वजनिक सार्वजनिक सेवाओं या नौकरियों में, सेवाएं व नौकरियों में, नौकरियों में नियुक्ति, नियुक्ति के, नियुक्ति के, नियुक्ति के क्या कह रहा है? नौकरियों में नियुक्ति के समान अवसर सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, सभी के लिए उपलब्ध होंगे। नियुक्ति के लिए, नियुक्ति के लिए, नौकरियों में नियुक्ति के लिए समान अवसर, सभी सार्वजनिक सेवाओं नौकरियों में नियुक्ति के लिए समान अवसर, समान अवसर, अवसर सभी के लिए, सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, उपलब्ध, उपलब्ध कराए जाएंगे, कराए जाएंगे, ठीक है, उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी के लिए
सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। नौकरियों या जो सेवाएं होंगी या सार्वजनिक सेवाएं होंगी या नौकरियों में नौकरी नियुक्ति के लिए समान अवसर सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। मैंने अभी बोला आपको कि कोई भी नौकरी आ रही है तो उसमें अगर योग्यता आपकी है 10 पास की तो उसमें सभी के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी नियुक्ति के लिए, सभी के लिए अवसर की उपलब्धता सभी को कराई जाएगी। ठीक है, इसी में अनुच्छेद अब फिर आता है, फिर उसके बाद अनुच्छेद जो है आपका, फिर उसके बाद अनुच्छेद जो है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 16(2) आता है। फिर उसके बाद आप देखोगे 16(2) आता है। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है ये भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 16(2) कहता है राज्य जो होगा इसमें कहता है कि राज्य निम्नलिखित आधारों पर ना, राज्य जो होगा निम्नलिखित आधारों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। जैसे जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। या जन्म स्थान भी हम लोग लिखा, निवास स्थान, मूल वंश, जन्म स्थान, जाति और मूल वंश हो गया। ठीक है, और एक और आता है हाँ वंश के आधार पर, मूल वंश हो गया, निवास स्थान हो गया, जाति हो गया और जन्म हो गया, वंश हो गया। तो धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, उद्भव के आधार पर, उद्भव या जन्म के आधार पर, उद्भव या मूलवंश के आधार पर जो उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा। इतने आपको अगर देखने को मिलेंगे, जाति, जन्म स्थान, मूलवंश, निवास स्थान, धर्म, लिंग, उद्भव के आधार पर अगर कोई नौकरियों में भेदभाव कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो है उसके समता के साथ भेदभाव कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा अनुच्छेद आ जाता है, अनुच्छेद उसके बाद फिर हमारा अनुच्छेद 16(3) आता है। अनुच्छेद 16(3) आता है। 16(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(3) कहता है, ठीक है, संसद जो होगी, संसद विधि बनाकर संसद जो होगी विधि बना करके, कुछ नौकरियों में, विशेष राज्यों के लिए बनाकर, कुछ नौकरियों में आप देखोगे तो कुछ नौकरियों में क्या करेगी, राज्यों के लिए अधिवास और निवास को योग्यता का आधार बना सकती है। राज्यों के लिए अधिवास या निवास स्थान या निवास को योग्यता का आधार बना सकती है। निवास को योग्यता का आधार, योग्यता का आधार बना सकती है, बना सकती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद विधि बनाकर कुछ नौकरियों में राज्यों के लिए अधिवास या निवास को योग्यता का आधार बना सकती है। जैसे आज अभी आप देखते हो कि हमारा यूपी का जो आप जो पेपर दोगे तो यहाँ का जो कट ऑफ जाएगा वो कहाँ, थोड़ा सा ऊपर जाता है। वहीं आप देखोगे। अब एक चीज मैं बताता हूँ, आर्मी का जब आप पेपर जब जाते हो कि कितनी बार, साल में एक बार जाते हो, साल में कितनी बार जाते
जाते हो आप, एक बार आप जाते हो कहाँ भर्ती देखने, लेकिन वहीं पे आप पंजाब चले जाओ, वहीं आप गोरखा बटालियन जहाँ पे रहती है, जैसे नेपाल चले जाओ, वहीं पे आप पंजाब चले जाओ, यहाँ पे देखोगे तो आर्मी की जो रिक्रूटमेंट आती है उसमें कितना, उसमें वो लोग एक साल में 6 से 7 बार भर्तियां कराते हैं आर्मी की। और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उनके नौकरियों में छूट भी देते हैं 30% के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उनका जो अधिवास है, उनका जो निवास स्थान है, वो क्या है, सीधे हमारे बॉर्डर के जो किनारे है, पाकिस्तान बॉर्डर के किनारे है, और उनको उससे थोड़ा सा उनको छूट दिया जाता है, छूट दिया जाता है। इसलिए छूट दिया जाता है क्योंकि वहां के लड़के, वहां के लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में भर्ती हों, और सेना के जब वो लोग सेना से रिटायर होंगे तो उनके जो पास जो सब कुछ होगा, कौशल होगा, लड़ने की क्षमता होगी, ताकि कोई भी घुसपैठिया उनसे मिल ना सके, देश भावना उनसे मिली रहे। इसलिए राज्य ये करता है कि अगर किसी के साथ निवास स्थान या आप देखोगे अधिवास के स्थान पे वो उसके साथ अवसर में भेदभाव कर सकती है, करती है। अब देखोगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश और इधर देखोगे तो इधर एक साल में एक बार भर्ती आती है, वहां पे 5 बार 6 बार आर्मी की भर्तियां आती हैं, और उनको छूट भी मिलती है, उनको छूट भी मिल जाती है, बहुत छूट मिलती है। आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको 1% छूट नहीं मिलेगी, वहां पे देखोगे तो 30-40% छूट मिलती है। वो लोग तो देखोगे तो पेपर भी कम देते हैं, ठीक है, पेपर शायद उन लोगों को पेपर कम देते हैं वो लोग दौड़े। जब तो अब तो अग्निवीर आ गया तो शायद प्रोसेस थोड़ा चेंज हो गया होगा, नहीं तो पहले वो लोग दौड़ निकालते थे, मेडिकल होता था, भर्ती हो जाते थे, ठीक है, वैसे होता था। तो ये आपको समझ गए, संसद विधि बना करके कुछ नौकरियों में अधिवास या निवास स्थान को वो नजर में रख करके निवास को योग्यता का आधार बना सकती है। मैंने उदाहरण दिया, समझ गए, ठीक है। नक्सली एरिया जहां भी आएगा वहां पे देखोगे तो छूट मिलेगा, उन लोगों को कुछ परसेंट छूट मिलती है, नक्सली एरिया के लोगों को बहुत छूट मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अनुच्छेद आ जाता है 16(4). अनुच्छेद 16(4) कहता है, अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है, सार्वजनिक, क्या कहता है, सार्वजनिक नियोजन, सार्वजनिक नियोजन व नौकरियों नियुक्तियों में, नौकरी नहीं भैया, ये नियुक्ति है, नौकरी नहीं है, नियुक्तियों है। सार्वजनिक नियोजन व नियुक्तियों, सार्वजनिक नियोजन व नियुक्तियों में, सार्वजनिक नियोजन व नियुक्तियों में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। पिछड़े वर्गों का विशेष प्रावधान किया जा सकता है, का विशेष प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। इनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, इनके लिए जो सार्वजनिक नियोजन, नियुक्तियों में अगर सार्वजनिक नियोजन है या कोई नौकरी है, या तो नियुक्ति की बात है, या तो उनके पद को बढ़ाया जाना चाहिए, या सामाजिक शैक्षणिक रूप से वो पिछड़े हैं तो उनके लिए प्रावधान किया जाए, जो आरक्षण की जो व्यवस्था उनके लिए वहां पे की जा सकती है, ठीक है, की जा सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखोगे अनुच्छेद 4, और जब ये बात की गई, और जब ये बात की गई कि उनके लिए शैक्षणिक और पिछड़े वर्गों को लिए, पिछड़े जो रूप सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए इसका प्रावधान किया जाना चाहिए, तो तुरंत आप देखोगे तो इसमें 77वां संविधान संशोधन करके तुरंत 77वां संविधान संशोधन किया गया, 1995 में, और 16(4)A जोड़ा गया, और इसमें कहा गया, और इसमें ये कहा गया, और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि SC/ST समुदाय के लोगों को, समुदाय
के लोगों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, लोगों को नौकरियों में प्रोन्नति, प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था, की व्यवस्था किया गया। आप देखते हो इनको नौकरी में 50%, आपका कट ऑफ हो जाता है कितना, ये कहा गया था 379 380, आपका कट ऑफ कितना गया 379 380, इनका गया था कितना, इनका 300 340 42 40, इनका इतना गया था। तो इनको भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। SC ST समुदाय के लिए 30% की व्यवस्था की गई थी। और फिर उसके बाद आप देखोगे तो इतने से इनका पेट नहीं भरा, इतने से जो व्यवस्था तो कर दिए आरक्षण की ये लोग व्यवस्था तो कर दिए, और फिर उसके पेट नहीं भरा थी। अब ये निर्धारित करें कि कितना किया जाए। फिर उसके बाद आप देखोगे तो एक का जो है 81वां संविधान संशोधन 2000 में करके 2000 में इनको जो है 81वां संविधान संशोधन 2000 करके ये 16 अनुच्छेद 16 4 बी जोड़ा गया और इसमें क्या कहा, अग्रपोषित नियम लागू हुए थे। पोषित नियम लागू हुए कि जो ये तो नियम लागू ही थे, अब उसमें कुछ और नियम लागू हो गए थे, उसे ही अग्रपोषित नियम लागू हुए और इनको नौकरियों में कितना, नौकरी व योग्यता नियुक्ति प्रोन्नति में लिख लेना, नौकरी और प्रोन्नति में कितना 50% आरक्षण, 50% कितना आरक्षण, 50% ये लोग SC ST वाले कितना लेते हैं, 50% का आरक्षण लेते हैं, ठीक है। और 50% का आरक्षण कब, अनुच्छेद 14B में ये कब जोड़ा गया, अनुच्छेद 14B 81वां संविधान संशोधन 2000 में करके SC ST समुदाय को नौकरियों और प्रोन्नति में 50% का आरक्षण दिया गया था। देने की बात की गई थी। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। इसको जल्दी से आप नोट करोगे, थोड़ा सा नोट करोगे इसको। 16.5 अनुच्छेद 16.5 क्या कहता है, एक बार इसको भी आप नोट करोगे, ठीक है। धार्मिक शिक्षण संस्थानों धार्मिक शिक्षण संस्थानों या धार्मिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण संस्थानों या धार्मिक संस्थाओं में नियुक्ति के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव संभव है। संस्थाओं में नियुक्ति के लिए भेदभाव संभव है। वहां पे आप भेदभाव कर सकते हो, ये बताया गया है। वो ये भेदभाव उसमें धर्म के आधार पर भेदभाव आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आप नियुक्ति के लिए आप जो कह रहा है, नियुक्ति के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हो। धर्म के आधार पर, ऐसे लिखूंगा ज्यादा समझ में आएगा। नियुक्ति के लिए धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हो। कहां पे धार्मिक शिक्षा संस्थानों या धार्मिक संस्थाओं में, जहां पर धार्मिक संस्थाएं हैं वहां पे आप धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हो नियुक्तियों में। एक बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि प्रवेश में नहीं, पूजा पाठ में नहीं, लेकिन नियुक्ति करने में, नियुक्ति अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहां पे धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकते हो। ये छूट है, ये आपको छूट है, ठीक है। अनुच्छेद 16(6)
अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है, ये एक बार आप लोग हमें बताओगे, ठीक है। आर्थिक रूप से आर्थिक आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस, पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में, ये नौकरी की बात कर रहा है, नौकरियों में 10% की आरक्षण की बात होती है। आरक्षण 10% की आरक्षण 10% की आरक्षण दिया जाना चाहिए। चाहिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में 10% की आरक्षण दिया जाना चाहिए। यही 15(6) का कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षणिक जहां शिक्षा दी जाती है वहां पे 10% की छूट दे देनी चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, ठीक है। और अनुच्छेद 16(6) कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 10% का जो आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसको जल्दी से आप नोट करोगे, जल्दी से आप इसको नोट करोगे। फिर उसके बाद मिलते हैं कल। अपने ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। छोटे छोटे हम लोग कदम लेकर के चल रहे हैं आगे, और बड़े ही डिटेल और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। आपको बताइएगा कैसे लग रही है वीडियो, ठीक है। फीडबैक दीजिएगा, और हाँ, थोड़ा सा सहयोग करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए। नमस्कार।